हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और नर्चर क्लासेस के थ्रू आज हम इंडियन पॉलिटी जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था है उसका पांचवा लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम 5 क्वेश्चन को डेली बेसिस की तरह देखेंगे। इसमें भी हम 5 क्वेश्चन को देखेंगे, डिस्कस करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन उससे कितने डायमेंशन से क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या उसकी इन्फॉर्मेशन है, उस टॉपिक को कवर करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन के माध्यम से हम टॉपिक को कवर करना चाहेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो कभी कई डायमेंशन से उस क्वेश्चन को आ सकता है वो क्वेश्चन। ठीक है, फिलहाल तो हम इसमें क्या करेंगे, ये देखेंगे टॉपिक के बारे में, देखें जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसके बारे में। तो ये 5 क्वेश्चन है और हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहां पे हमारा एक कोर्स चल रहा है ऑलरेडी। एनसीईआरटी का जो ज्योग्राफी है उसकी 5 क्वेश्चन के एमसीक्यू चल रहे हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए, देखते रहिएगा। चलिए, तो देखते हैं आज हमारे 5th लेक्चर का 5 क्वेश्चन की सीरीज में। तो पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इनमें से कह रहा है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। कह रहा है कि भारत के संविधान को शेड्यूल पार्ट्स में बांट रखा है, तो कह रहा 6th शेड्यूल में इनमें से एक नहीं आता है, छठवीं सूची, सच छठवीं अनुसूची में इनमें से एक में नहीं है, एक नहीं है। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए शेड्यूल के बारे में, कितने शेड्यूल है, ओरिजिनली कितने थे, अब कितने हैं। और ये पता होना चाहिए कि 6th शेड्यूल में कितने स्टेट आते हैं भारत के, जिनको, और अच्छा ये जो स्टेट आते हैं इनको क्या ऑटोनोमस का दर्जा दिया गया, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया इनमें। तो उनकी बात करते हैं, इसमें इनके इन स्टेट्स में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट नहीं है, जैसे मेघालय है सोचो, तो मेघालय का सारे नहीं, कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें ऑटोनोमस दर्जा दे रखा है। किसके द्वारा दिया जाता है, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो आप ये देखिए, इनमें से की पॉइंट का है नॉट इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से अटेंड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो वेरियस स्टेट पीसीएस हैं, एसएससी है, और कभी कभार आप मतलब आपके जो यूपीएससी है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एसएससी में तो बहुत कम बनते हैं, फिलहाल पूछ दिया जाता है कि उस टाइप का क्वेश्चन है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, तो आपको पूछ दिया जा सकता है इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं, जो हमारे 6th शेड्यूल की बात करेंगे तो आज हम 6th शेड्यूल को देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, आंसर तो हमें मिल गया मणिपुर है। फिलहाल तो हम ये देखेंगे 6th शेड्यूल की बात, 6th शेड्यूल की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अच्छा, 6th शेड्यूल से पहले भी हम एक चीज देखेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितने शेड्यूल थे। ओरिजिनली अगर शेड्यूल थे वो कितने थे, 8 शेड्यूल थे। बाद में कितने हो गए, आफ्टर अब करेंटली कितने हैं, करेंटली देखे जाएं तो कितने हैं आपके, 12 शेड्यूल है। 12 शेड्यूल में बटा हुआ 1 2 3 4 5। उनमें से आज जो क्वेश्चन में भी पूछा गया वो 6th शेड्यूल की बात की गई है, छठवीं अनुसूची की बात की गई है। और छठवीं अनुसूची में आपके कितने स्टेट आते हैं, छठवीं अनुसूची में आपके आते हैं 4 स्टेट। आपका मेघालय आता है, आपका मेघालय के बाद आपका मिजोरम आता है, और मिजोरम के बाद आपका कौन सा आता है, त्रिपुरा आता है, और त्रिपुरा के बाद आपका कौन सा आता है, असम। अब इसमें क्या किया गया, इनमें आप डिस्ट्रिक्ट बांट दिए गए हैं। इनके कुछ रीजन्स हैं, ये डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको ऑटोनोमस का दर्जा दे दिया गया कि ऑटोनोमस काउंसिल बना दी गई हैं। तो जैसे मेघालय की बात करें तो मेघालय में आपके 3 हैं, और वो तीनों ट्राइब्स के नाम पे है, गारो, खासी, जंतिया। तो पहले आपका आएगा खासी, खासी हिल्स, अब थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में खासी, खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, फिर आपका आएगा जंतिया, जैंतिया हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। फिर आपका आएगा गारो ऑटोनोमस हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो ये 3 आपके ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं, कहाँ पे, मेघालय में पाए जाते हैं, जो 6th शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं। अभी हम ये देखेंगे ये कौन इनको दर्जा कौन इनको बनाता है, डिवाइड कौन करता है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में आपके कौन कौन से आते हैं, मिजोरम में बच्चों आपके आते हैं, जैसे आपका चकमा आता है, ये सब ट्राइब्स के नाम है, चकमा, तो वही ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और आपका आता लाई,
और एक आता है आपका मारा, मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में आपके एक आ जाता है केवल, और उसका नाम है त्रिपुरा ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और असम में आपके कितने आते हैं? असम में भी आपके तीन आते हैं, और वो तीन कौन कौन से हैं? एक तो आपका होगा दीमा, दीमा हासो, हसाओ, दीमा हसाओ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और एक आपका आता है कार्बी, कार्बी एंगलोंग, कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और एक लास्ट आपका इसमें आता है, वो आता है कौन सा? बोडोलैंड, बोडो लैंड टेरिटोरियल। तो ये आपके आते हैं, असम में तीन आते हैं। तो टोटल कितने रीजन हो गए सिक्स शेड्यूल में? तो 1 2 3 4 5, 10 रीजन हो गए जो आपके ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंतर्गत आते हैं। और कितने स्टेट में है ये रीजन? तो आपके चार स्टेट में पाए जाते हैं। मेघालय में पाया जाता है, आपके मिजोरम में पाया जाता है, आपका त्रिपुरा में पाया जाता है, और आपका असम में पाया जाता है। चार स्टेट है। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है आपसे। ये डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ दिया जा सकता है, आपको ये स्टेट लेके पूछ दिया जा सकता है। सिंपल रहा तो स्टेट से पूछा, जैसे अभी पूछा गया है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? त्रिपुरा है, मिजोरम, मणिपुर नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि नॉट पूछा गया था। बाकी तीन थे, मणिपुर नहीं है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मतलब इसमें नहीं आता, सिक्स शेड्यूल के अंतर्गत नहीं आता। अब सिक्स शेड्यूल के अंतर्गत ये तो आपने इन्फॉर्मेशन और देख लिया। अब थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम और देख लें सिक्स शेड्यूल के अंदर। तो सिक्स शेड्यूल के अंदर अगर थोड़ी इन्फॉर्मेशन और देखी जाए तो देखो, यहाँ पे जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात कर रहे हैं, कि यहाँ पे जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है? गवर्नर कैन डिवाइड, जो गवर्नर होता है उस स्टेट का, गवर्नर कैन डिवाइड इन सेवरल ऑटोनोमस रीजन। वहां के गवर्नर को ये राइट होता है कि वो डिवाइड करे कौन सा ऑटोनोमस रीजन है, कौन सा ऑटोनोमस रीजन रीजन नहीं है। ये डिवाइड करने का राइट किसके पास है? गवर्नर के पास है। तो पहली बात तो ये याद रखो। दूसरी बात है, हर एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है काउंसिल, कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर। उसमें 30 मेंबर होते हैं। हर एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कितने होते हैं? उसकी काउंसिल में 30 मेंबर होते हैं। और 30 मेंबर में क्या होता है? 30 मेंबर में बेटा चार मेंबर होते हैं, वो नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड किसके द्वारा? गवर्नर द्वारा। और जो बाकी बचे आपके मेंबर 26 मेंबर होते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं, उनको उनका चुनाव होता है, चुने जाते हैं। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट और है, ये दूसरा फैक्ट है, ये पहला फैक्ट है। तीसरा फैक्ट और है। तीसरा फैक्ट है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट पे कोई भी पार्लियामेंट एक्ट, कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब ना तो संसद का, ना तो विधानमंडल का, कोई भी एक्ट काम नहीं करता है, अप्लाई नहीं होता है। ये अपना जो भी है कलेक्शन वलेक्शन, टैक्स, लैंड रेवेन्यू, इम्पोज, सर्टन स्पेसिफाइड टैक्सेस है, ये सब खुद ऑटोनोमस रीजन ये खुद करते हैं। या ना कोई पार्लियामेंट का एक्ट चलता है, या ना स्टेट लेजिस्लेचर का एक्ट चलता है। तो ये तीसरा पॉइंट याद रखना है। ठीक है। तो एक्ट वैक्ट काम नहीं करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट और है यहाँ पे पॉइंट, उसको भी देख लो, थोड़ा डिफरेंस देख लें। किसमें? फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल में। तो देखो क्वेश्चन है सिक्स शेड्यूल के बारे में, लेकिन फिफ्थ, दोनों में डिफरेंस सेम है एज इट इज। इसको क्या होता है? फिफ्थ शेड्यूल को लेस ऑटोनोमस होती है, लेस ऑटोनॉमी होती है, स्वतंत्रता कम होती है एक टाइप की। ठीक है। ऑटोनॉमी कम होती है, इसको मोर ऑटोनॉमी होती है, सबसे ज्यादा मोर ऑटोनॉमी होती है कंपैरिजन टू फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में इन चार स्टेट को छोड़ दो, बाकी जितने भी स्टेट आते हैं सारे स्टेट भारत के फिफ्थ शेड्यूल में आ जाते हैं, फिफ्थ जो पांचवी अनुसूची में आ जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एडवाइजरी पावर होती है। और सिक्स शेड्यूल में आपकी वाइडर पावर देन एरिया देन फिफ्थ शेड्यूल, इसकी पावर ज्यादा होती है सिक्स शेड्यूल के पास। तो इसमें सारे स्टेट आते हैं इंडिया के फिफ्थ शेड्यूल में,
इसमें केवल 4 स्टेट आते हैं, उनको हमने देख लिया कौन-कौन से आते हैं। मेघालय आता है, मिज़ोरम आता है, त्रिपुरा आता है और असम आता है। तो हमने आंसर देख लिया क्या है, मणिपुर है हमारा आंसर, नॉर्थ पूछा था। 6th शेड्यूल पे हमने देख लिया कौन एरिया डिसाइड करता है, गवर्नर करता है। यहाँ पे पार्लियामेंट का एक्ट या कोई भी मतलब स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी एक्ट यहाँ पे काम नहीं करता है। ये अपने खुद ही लैंड रेवेन्यू जो भी ये बनाते हैं, ये सब खुद अपना वसूल करते हैं, ठीक है। बाकी हमने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के रीजन देख लिए क्या क्या थे। और अब इन पे क्वेश्चन किस डायमेंशन से बन सकते हैं, आपको इस पे विचार करना होगा। शेड्यूल के बारे में देख लिया, 12 शेड्यूल हैं। 12 शेड्यूल में आपके बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। उन शेड्यूल की एक लिस्ट बनाइए अपने एक नोट्स में और शेड्यूल को देखिए कौन कौन से शेड्यूल हैं, क्योंकि स्टेट पीसीएस या एसएससी जैसे एग्जाम में शेड्यूल बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं सीधे, ये किस शेड्यूल से आया। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा 7 शेड्यूल के बारे में। ये आपसे इससे पहले भी हम क्वेश्चन पूछ चुके हैं अपनी सीरीज में। पूछ दिया पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन विच फॉलोइंग शेड्यूल 7, 6, 5, 8। तो आपको पता होना 7 शेड्यूल में पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में किया है, 3 लिस्टों की चर्चा की गई है। तो ऐसे करके 12 शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल के बारे में जाओ। कितने पार्ट हैं, 22 पार्ट हैं। पार्ट्स के बारे में देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस में आता है, पार्ट 15 में आता है, ठीक है। अमेंडमेंट कितने में आता है, पार्ट 20 में आता है। तो इस टाइप के जितने भी चीजें हैं वो आपको देख लेनी चाहिए, ठीक है। इनका एक छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके स्टेट पीसीएस, एसएससी और यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किससे है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें पूछा गया बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिक्किम बिकम द न्यू स्टेट इन द इंडियन यूनियन, भारतीय संघ। मतलब ये कह रहा है 4 अमेंडमेंट एक्ट दिए गए हैं। 32 1974 में हुआ था, 35 1975 में हुआ था, 36 1975 में हुआ था और 37 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मतलब संविधान संशोधन जो था वो 1978 में हुआ था। तो इसमें से ये बताना है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आपका सिक्किम बना था, सिक्किम एक भारतीय संघ का पार्ट बन गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन समझा दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ गए। अब क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। अगर आपने पढ़ा है इसके बारे में तो आपको क्वेश्चन अटेंड कर लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं 4 ऑप्शन क्या क्या है और इनका आंसर क्या है। फिलहाल तो आंसर हमारा देखो, सिक्किम बिकम द 22nd। सिक्किम था वो हमारा 22वां राज्य था। इंडिया बीडे कॉन्स्टिट्यूशन 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975। देखो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में तो वो भारत संघ का पार्ट बन गया था, इंडिया यूनियन का पार्ट बन गया था। लेकिन इससे पहले भी कुछ इंफॉर्मेशन थी, उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो क्या थी, सिक्किम के बारे में अगर देखा जाए, सिक्किम, तो देखो सिक्किम के बारे में क्या था कि एक 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 में हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था 1974 में हुआ था, सॉरी 1974 में हुआ था। तो उसके द्वारा क्या किया गया था, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था किसको, सिक्किम को। इसके तहत सिक्किम को एसोसिएट एसोसिएट स्टेट का स्टेटस दिया गया था, दर्जा दर्जा दिया गया था, ठीक है। और तब उस टाइम सिक्किम क्या था, एक चोग्याल चोग्याल एक डायनेस्टी थी, इसका रूल चल रहा था उस टाइम। चोग्याल डायनेस्टी का रूल चल रहा था उस टाइम जब ये 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974 में आया था। तो एसोसिएट का दर्जा दे दिया गया। एसोसिएट मतलब संबद्ध राज्य, कि एक भारत संघ से एक संबद्ध राज्य है, ऐसा बोल दिया गया था। लेकिन क्या किया गया कि बाद में बाद में क्या हुआ, 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 आया और सिक्किम को क्या किया गया, 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन का बना दिया गया है, इंडियन यूनियन का पार्ट बना दिया गया इसके तहत। मतलब एक पूर्ण राज्य बना दिया गया और चौथा 22वां राज्य बना दिया गया। तो यहाँ पे भी सवाल आ जाता, सिक्किम चौथा राज्य था, 22वां राज्य भारत का था। 21वां 22वां 23वां जो भी दे देंगे, तो 22वां राज्य था।
ये जो छोटे एग्जाम है ना आपके स्टेट पीसीएस या एसएससी जैसे एग्जाम है, इनमें इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम कर दिए जाते हैं, कोई अलग से सवाल नहीं आते हैं। तो कौन सा स्टेट था? 22nd स्टेट था इंडियन यूनियन का। कब बना? 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत बना। इससे पहले किस डायनेस्टी के अगेंस्ट रूल था यहाँ पे? तो चोग्याल डायनेस्टी का रूल था। हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उस टाइम 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 1974 में। तो उससे उसके साथ इसे एसोसिएट स्टेट का दर्जा दे दिया गया था कि इंडिया भारत संघ से थोड़ा बहुत रिलेट रखता है, उसकी टेरिटरी के अंदर है, लेकिन पूरी तरह से नहीं था क्योंकि चोग्याल रूल चल रहा था वहां पे। इसके बाद चोग्याल रूल पूरी तरह से हटा दिया गया और 36वें संविधान संशोधन में 1975 में 22वां राज्य बना दिया गया भारत का पूरी तरह से सिक्किम से। ठीक है, चलिए अब हम बाकी के बारे में। आंसर तो हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा हो गया 36। सी ऑप्शन हो गया। सिक्किम बिकम द न्यू स्टेट इन द इंडिया। चौथा स्टेट था आपका 22nd स्टेट का दर्जा मिला था इसे। ठीक है, अब 32 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात कर लें तो 32 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? ये 90, ये ईयर 3 है और ये भी ईयर 3, ये ईयर 4 है। थोड़ा उल्टा लिख गया, ये 3 है। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया। 32 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1973 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया था? जो आंध्र प्रदेश था, आंध्र जो आंध्र प्रदेश था, उसमें एक क्षेत्र था जो अब स्टेट बन चुका है, जिसका नाम था तेलंगाना। तेलंगाना, ये उस टाइम क्या था? एक एरिया था वहां पे, एक क्षेत्र था। अब ये स्टेट बन गया। कब स्टेट बना? ये 2014 में स्टेट बन गया। इसको एक भारत का स्टेट बना दिया गया, न्यू लिस्ट। तो उस टाइम ये क्या था? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना क्षेत्र को क्या किया गया था? वहां पर लोगों को विशेष उपबंध किए गए थे, कुछ स्पेशल, कुछ विशेष उपबंध किए गए थे, जिसे कहेंगे स्पेशल प्रोविजन किए गए थे। प्रोविजन किए गए थे। 32nd अमेंडमेंट 1973 में होता। और 35 आपने अभी देख ही लिया अच्छे से, जो सिक्किम से रिलेटेड था, डिस्कस कर लिया। 37 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, ये 75 में आया था ये भी, मतलब तो 37 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया था? जो आपका यूनियन टेरिटरी था अरुणाचल प्रदेश, तो उसके लिए उस टाइम एक यूनियन टेरिटरी था, यूटीज था। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अभी ये भी डिस्कस करेंगे ये राज्य का दर्जा कब मिला इसे। तो यूनियन टेरिटरी अरुणाचल प्रदेश था, उसके लिए क्या किया गया? यूनियन टेरिटरी अरुणाचल प्रदेश के लिए एक असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की व्यवस्था की गई। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की व्यवस्था की गई। मतलब यहाँ पे एक विधानसभा होनी चाहिए और मंत्रिपरिषद के गठन की बात की गई थी। 37 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, जो कहाँ हुआ था? ये उस टाइम अरुणाचल प्रदेश क्या था? यूनियन टेरिटरी था। अब अरुणाचल प्रदेश की और बात कर ली जाए तो जो अरुणाचल प्रदेश आपका था, उसे राज्य का दर्जा कब मिला था? तो अरुणाचल प्रदेश को अगर राज्य के दर्जे की बात की जाए तो देखो, अरुणाचल प्रदेश को जो राज्य का दर्जा मिला था वो 96 अरुणाचल प्रदेश एक्ट 1986 द्वारा इसे पूरा राज्य बना दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश एक्ट 1986 के तहत फिर इसे क्या किया गया? एक स्टेट बना दिया गया, एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब ये यूनियन टेरिटरी नहीं रहा था। तब जब ये अमेंडमेंट एक्ट आया था तब ये एक यूनियन टेरिटरी था, तो इसमें असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की व्यवस्था की बात की गई थी। लेकिन जब 90 अरुणाचल प्रदेश एक्ट 1986 आया तो स्टेट का दर्जा दे दिया गया, ये बना दिया गया। तो चारों ऑप्शन हमने अच्छे से क्लियर कर लिए। ठीक है, सबसे पहले लिंग्विस्टिक बेस पे आंध्र प्रदेश बना था, जो मद्रास का तेलुगु भाषी क्षेत्र था उससे अलग होके आंध्र प्रदेश को बनाया था 1953 में। ठीक है, इसके बाद केरल बना आपका, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत केरल राज्य बन गया। ठीक है, इसके बाद कर्नाटक बन गया इसी एक्ट के थ्रू, मैसूर रियासत से अलग होकर, तो उसे बना दिया गया, कर्नाटक राज्य बना दिया गया। फिर आपका गुजरात महाराष्ट्र बना, कब बना? 1960 में।
वो मुंबई रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 के द्वारा मुंबई राज्य को दो राज्यों में बांट दिया, महाराष्ट्र और गुजरात में अलग कर दिया गया। तो ये अब इस पे अभी कभी क्वेश्चन आएगा तब हम देखेंगे। फिलहाल तो ये इसकी इंफॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, और हमने सिक्किम के बारे में थोड़ा जाना। अब क्वेश्चन आपसे किस डायरेक्शन से आ सकता है इस पे, सिक्किम पे, तो हमने देख लिया 22वां स्टेट था, ये सारी चीजें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। बिकम द प्रोटेक्टर प्रोटेक्टर इंडिया 1956, ठीक है। ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन है, बाकी हमने आपको समझा दिया। देखो वहां पे हिंदी में कहते हैं चोग्याल, और यहाँ पे हिंदी वही नाम एक ही है, नवग्याल चोग्याल। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे देख लेना, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है थोड़ा। अब देखो कहते हैं बाय विच अमॉन्ग द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिल्ली वाज डेजिग्नेटेड एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी। अब यहाँ पे कह रहा किस एक्ट के तहत, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो हमारी दिल्ली थी वो डेजिग्नेट की गई नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी, उसको बनाया गया था। तो 63rd अमेंडमेंट एक्ट, 69 अमेंडमेंट एक्ट, और फिर कह रहा 74 अमेंडमेंट एक्ट, और फिर कह रहा 76 अमेंडमेंट एक्ट। तो चलिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, और क्या ऑप्शन हो सकता है देखिए। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। देखिए ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हम। 63 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो इससे पहले हमें बात करनी होगी, 63 से पहले हमें एक अमेंडमेंट एक्ट देखना होगा, 59 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और ये कब आया था? ये आपका आया था 1988 में। इसमें क्या कहा गया था कि जो पंजाब राज्य है आपका, पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य को बोला गया था यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल, प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंशियल रूल की बात की गई थी कि कितने, 3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दो। और यहाँ पे जो भी इंटरनल डिस्टरबेंस के बेसिस पर प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी की बात की गई थी, मतलब इंटरनल डिस्टरबेंस, इंटरनल डिस्टरबेंस के बेस पर नेशनल इमरजेंसी की बात की गई थी पंजाब में, ठीक है। ये 59 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1980 में किया गया था। तो 30 जो 63rd 63वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, ये कब आया था? ये 1989 में आया था। और इस ये एक्ट था, ये एक्ट आपका इस 59 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ही रिलेटेड था। इस एक्ट में क्या कहा गया? इस एक्ट में ये कहा गया कि 59 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 में जो भी प्रोविजन दिए गए थे पंजाब को, क्या कि प्रेसिडेंशियल रूल एक्सटेंड कर दिया जाए 3 साल के लिए, और इंटरनल डिस्टरबेंस के बेसिस पे, आंतरिक जो गड़बड़ी थी, आंतरिक अशांति थी, उसके आधार पर नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान किया जाए पंजाब में। इन सबको क्या कर दिया? निरस्त कर दिया, कैंसिल कर दिया कि अब अलाउ नहीं है ये कुछ भी। क्या कहा गया? और बोला गया कि जितने भी भारत के स्टेट हैं, जैसे जिनमें नेशनल इमरजेंसी लगती है वैसे ही यहाँ पे भी लगनी चाहिए, उसी बेसिस पे ये बोल दिया गया। तो ये तो था 63, तो ये तो आपका आंसर है नहीं, मतलब इसका 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात की जाए, जो कब हुआ था? जो आपका हुआ था 1991 में, 1991 में। और ये बात करता है आपके, ये बात किसकी करता? ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की बात करता। किसकी बात करता? ये आपके बात करता है 1991 में हुआ था। और ये बात करता है स्पेशल स्टेटस टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली बाय द डेजिग्नेटिंग एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया सर। 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात कर ले तो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है? ये आपका म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, नगर पालिका से रिलेटेड है, म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, जिसे कहते हैं नगर पालिका। और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1992 में। और इसमें क्या किया गया था? म्युनिसिपैलिटी, जो शहरों में नगर पालिका का प्रावधान किया गया था, इसमें ही पार्ट 9 को ऐड किया गया। और पार्ट 9 एंड में कितने सब्जेक्ट जोड़े गए थे? 18 सब्जेक्ट को जोड़ा गया था, 18 सब्जेक्ट को ऐड किया गया था।
74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 12वीं सूची कौन से शेड्यूल का प्रावधान किया गया और नाइन्थ पार्ट में ऐड किया गया था, किस शेड्यूल को ऐड किया गया था, तभी 12वें शेड्यूल को ऐड किया गया था, 12वें शेड्यूल 12वीं अनुसूची को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 76 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात कर लें तो 76 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या था, ये आपका रिलेशन रखता था तमिलनाडु आपका रिजर्वेशन एक्ट 1994 में आया था, तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट, जो क्या करता था, जिसमें कहा गया था कि जो नाइन्थ शेड्यूल है, नाइन्थ शेड्यूल में जो जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट करता था। किन चीजों को प्रोटेक्ट करता था, वहां के उस तमिलनाडु राज्य के जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, शैक्षणिक संस्थान थे, या वहां की जो स्टेट सर्विसेज थी, वहां की राज्य सर्विसेज थे, उनको 69% रिजर्वेशन प्रोवाइड करा था, की बात की गई थी। इससे पहले 1992 में क्या किया गया था, 1992 में ये किया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट था उसने उस तमिलनाडु राज्य के लिए जो रिजर्वेशन था वो 50% रखा था, जो आरक्षण था 50% रखा था। फिर ये बाद में तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट 1994 आया और 1994 में क्या किया गया, जो एजुकेशनल और स्टेट सर्विसेज के लिए रिजर्वेशन था वो 69% रख दिया गया। तो जो नौवीं नाइन्थ शेड्यूल था, नाइन्थ शेड्यूल में जो जुडिशियल रिव्यू था, न्यायिक समीक्षा थी, उससे प्रोटेक्ट करता है ये 76 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो हमने चारों ऑप्शन देख लिए क्या क्या इनके काम थे, आंसर भी देख लिया, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था। अब कैसे पूछा जा सकता है, ये आपको जैसे अभी दिल्ली के बारे में पूछ लिया, ये है आपको, और भी पूछ लेगा। एक 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जो क्या करता है, लोकसभा और आपकी लोकसभा हो गई और आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, तो वहां पर क्या करता है, वहां पर जो चुनाव की उम्र है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। पहले 21 वर्ष थी, तो मतलब ये है वोट देने अधिकार पहले 21 वर्ष था, 18 वर्ष कर दिया। इस किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया, जो 1989 में आया था। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके फ्रेम हो जाते हैं, और भी डायरेक्शन से डायमेंशन से आपके क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। फिलहाल तो ये इसका क्या था, आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ पे केयरफुली पढ़ो, नॉट की बात की गई है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, कहा गया जो आपकी प्रीएम्बल मतलब आपकी प्रस्तावना है, प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना आपके भारतीय जो आपका संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडेंटिटी, एक इंट्रोडक्शन की तरह वर्क करती है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर में आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो, बट आप कुछ प्रियम्बल में कुछ अमेंडमेंट, एक बार अमेंडमेंट किया जा चुका है, वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, जिसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, वो 3 शब्द क्या थे, आपके सोशल, सेकुलर और आपके सोशलिस्ट, सेकुलर इंटीग्रिटी, हिंदी में कहे तो सामाजिक, और सेकुलर पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। तो चार स्टेटमेंट है, इसमें कह रहा है कौन सा इंडियन प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सही नहीं है, तो प्रियम्बल इज इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब कह रहा है कि जो प्रस्तावना है ये इन्फोर्सेबल है इन कोर्ट ऑफ लॉ, इन कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हो, मतलब जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो उसके द्वारा इन्फोर्सेबल है ये। ठीक है, इन मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हो। इट इज डिपिक्टेड द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, ये क्या करती है, डिपिक्ट करती है इंडियन स्टेट को। ठीक है, और इंडियन स्टेट के नेचर को बताती है। ठीक है, और फिर इसके बाद बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, इसके बाद बात कर रहा है कि इट इज डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके बाद कह रहा है इट इज मेंशन इन द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब मेंशन है इसमें डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान कब अडॉप्ट किया गया था, इसमें मेंशन है। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या था कि द प्रियम्बल इज इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। प्रस्तावना कानून की अदालत में लागू करने योग्य है, ऐसा कह रहा है कि जो प्रस्तावना है वो कानून की अदालत में, जो भी हमारी जुडिशरी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें हम लागू करने योग्य, उसमें लागू कर सकते हैं, उससे कुछ लेके बता सकते हैं प्रियम्बल से। तो ऐसा है क्या,
चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। प्रियम्बल के बारे में बाकी हम देखते हैं क्या क्या नॉलेज है प्रियम्बल। तो प्रियम्बल के बारे में थोड़ा देखा जाए तो प्रियम्बल देखो, प्रियम्बल सबसे पहले तो ये ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये कहाँ से अडॉप्ट किया है? इसको अडॉप्ट किया गया कहाँ से? अडॉप्ट किया गया यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसमें जो लैंग्वेज यूज करते हैं लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? उसको किया गया ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑस्ट्रे ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया। प्रियम्बल क्या है? ये एक ऐसा इंट्रोडक्शन वर्क करती है, आइडेंटिटी आइडेंटिटी कार्ड है, एज अ आइडेंटिटी वर्क करती है, तो एज अ इंट्रोडक्शन वर्क करती है, एज अ इंट्रोडक्टर है, इंट्रोडक्शन। एक परिचय पत्र टाइप का है ये प्रियम्बल। इसमें अमेंड हो चुका है, ये पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल संरचना का पार्ट है। ठीक है। ये किस केस में कहा गया था? ये केशवानंद भारती केस 1973 में कहा गया था इसमें, कि ये पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। बेरूवारी जो केस आया था उसमें इसको नहीं बोला गया था। ठीक है। इसके बाद प्रियम्बल हो गई। अब प्रियम्बल के बारे में देखो, इसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में। तो इसमें तीन पार्ट्स को जोड़ा गया था। एक आपका सोशलिस्ट, एक आपका जोड़ा गया था कौन सा, सेकुलर, और एक आपका जोड़ा गया था इंटीग्रेटिव। इंटीग्रिटी को जोड़ा गया, तीन पार्ट्स को जोड़ा गया था। सामाजिक और धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता और आपका अखंडता को जोड़ा गया था। ठीक है। और बाकी प्रियम्बल आप एक बार मैप पे देख लें, मतलब गूगल करके देख लेना, या आपकी बुक्स में होगा, वहां पे प्रियम्बल पढ़ लेना, क्योंकि उस पे भी बेस क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो ये प्रियम्बल के बारे में थोड़ी नॉलेज थी। ठीक है। प्रियम्बल में जो आपका जस्टिस लिया गया तीन टाइप के, तो वो कहाँ से? वो हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। तो इसमें क्या है, इसको प्रियम्बल को आप इन्फोर्सबल इन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं कर सकते हो। ठीक है। बाकी डिपेक्ट इन नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस इज अ पार्ट ऑफ है, राइट। डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मेंशन है। क्या मेंशन है देखो, कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। एक बार अगर हम प्रियम्बल को सर्च करें तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रियम्बल के बारे में। सिंबल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम इमेज को देखें तो एक इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे। कोई सी ले लो, ये वाली इमेज ले लो। अब इसको अगर हम देखें, प्रियम्बल ऑफ, ये दृष्टि का खुल गया भाई। ओ, चलो कोई नहीं, जिसका भी हो फिलहाल। ये देखो प्रियम्बल में क्या दिया है, कहा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग द सोलेमनी रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज इनटू द सोवरन संप्रभुता सोशलिस्ट, ये ऐड किया गया था। सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, गणतंत्र, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस। तीन टाइप के थे, सोशल, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल लिबर्टी, जो स्वतंत्रता थी। पांच टाइप की थी, ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी आपकी कौन थी? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। ठीक है। फर्टेनिटी, यहाँ पे बात की गई, फर्टेनिटी की बंधुता की बात की गई, तो कौन? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी, इस टर्म को जोड़ा गया था, ऑफ द नेशन। एंड आर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हैवली अडॉप्ट इन एक्ट। तो आपको सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। अब बाकी है, वापस हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे सारी चीजें दी गई। प्रियम्बल इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अंडरलाइन फोर इंग्रेडिएंट है इसके। फर्स्ट, पहला इंग्रेडिएंट, रिवील द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। द पीपल ऑफ इंडिया। सेकेंडली कहता है डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पूरी नेचर को डिस्क्राइब करता है। भाई इंट्रोडक्शन क्या करता है? इंट्रोडक्शन नेचर ही को तो बताता है, किसी भी बुक का समरी को बता देता है। तो भाई प्रेम्बल भी एज अ इंट्रोडक्शन वर्क करती है, पूरे समरी बता देती है एक टाइप की छोटे से ब्रीफ में उसमें। ठीक है। थर्डली डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड लास्टली
और ये अडॉप्ट किया गया है। तो हमने आंसर देख लिया, हमारा क्या है, आंसर है प्रीएम्बल इज इनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ, इसके लिए आप कोर्ट वोट नहीं जा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और कोर्ट यहाँ से कुछ लेता भी नहीं हूँ। चलिए, अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन सीरीज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैक्ट्री एंड द हजार्डियस इंडस्ट्री। मतलब ये कह रहा है इनमें चार आर्टिकल दिए गए हैं और चार आर्टिकल में से कौन सा आर्टिकल है जो आपको प्राइवेट करता है, मतलब प्राइवेट मतलब आपको प्रतिषेध, मतलब आपको रोकता है। रोकता है किस चीज को लेकर रोकता है? एम्प्लॉयमेंट, जो आपका रोजगार, आप काम कर रहे हो, ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्री एंड हजार्डस इंडस्ट्री, जो आपकी खतरनाक इंडस्ट्री, कारखाने हैं, आपकी फैक्ट्री हैं, उनमें बच्चों को काम करने से रोकता है। आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 25 है, अनुच्छेद 22, 23, 24, 25। अब वीडियो को पॉज कीजिए अगर आपने क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द ऑल आर्टिकल एज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, सारे फंडामेंटल राइट के पार्ट है। तो कौन सा आर्टिकल है जो आपकी, हम्म, तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए, देखते हैं क्या इसका आंसर है। फिलहाल तो आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 साल के कम बच्चों को कारखानों में जॉब करने से कौन रोकता है? हमारा भारतीय संविधान कहता है 14 साल से कम उनका बच्चा किसी भी कारखाने में, हजार्डियस जगह, कहीं भी जो खतरनाक जगह है जहाँ पे कुछ भी जैसे माइनिंग आइनिंग होती है, ये सब हर जगह काम नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर करता हुआ पाया गया तो उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा, ठीक है। तो माइंस नहीं कर सकता, फैक्ट्री माइंस, ब्लैक रैट होल माइंस होती हैं, छोटे छोटे, उसमें बच्चों को घुसा देते हैं, ठीक है। हैजार्डस एक्टिविटीज लाइक द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्क, रेलवे, ये जहाँ पे खतरा है चोट वोट लगने का, वहां बच्चे काम नहीं कर सकते, इनोसेंट वर्क, ठीक है। 24 मतलब, बाकी हम आर्टिकल देख लें। देखो आर्टिकल ये तो हमारा 24 था, ये आर्टिकल 24 है। अब बाकी आर्टिकल की बात करें, ये आपका आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 23 भी क्या कहता है? देखो आर्टिकल 23 आपका फंडामेंटल राइट आपके कितने, 6 टाइप के थे। तो 6 टाइप में आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसे कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड द फोर्थ लेबर, जो भी आप ट्रैफिकिंग करते हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हो, मतलब तस्करी, मानव तस्करी करते हो, बेच देते हो काम के लिए, यहाँ से दुबई भेज दिया आपने, भेज दिया है किसी दूसरे स्टेट में भेज देते हो, या फोर्स लेबर कराते हो, मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी उससे ज्यादा उससे काम करवाते हो, ये सारी चीजें हैं। तो ये आर्टिकल 23 में आता है, ये भी ह्यूमन राइट एक्सप्लोरेशन, मतलब फंडामेंटल राइट है उस इंसान का जिस पे आप शोषण कर रहे हो, ठीक है। तो वो कोर्ट जा सकता है, आप किस आर्टिकल के तहत कोर्ट कहाँ जा सकता है? 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है, या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है। बाकी आपके फंडामेंटल राइट ये सारे हैं, देखो दिए गए 22वां, ये आर्टिकल 22 है। और आर्टिकल 22 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड द डिटेंशन इन द केस सर्टेन केसेस, आपको प्रोटेक्शन देता है किसके? जब आपको अरेस्ट किया जाता है या डिटेंशन में रखा जाता है, आपको कहीं भी इन सर्टेन केसेस, किसी भी केस में आपको रखना। वहीं अब आर्टिकल किसकी बात करें, एक आर्टिकल और था आपका, और वो कौन सा था? आर्टिकल 22, 23, 24, 25। 25 की बात करें तो ये आर्टिकल 25 है, और 25 कहता है आप किसी भी रिलीजन को आप अडॉप्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है आप हिंदू हो तो मुस्लिम नहीं बन सकते, बन सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या देता है? कॉन्स्टिट्यूशन आपको छूट देता है, फ्रीडम है आपको, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में चार आते हैं आपके, फ्रीडम ऑफ कंसाइसनेस एंड द फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड द प्रोपोगेशन ऑफ द रिलीजन्स। और दूसरा आता है फ्रीडम टू, आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। एंड थर्ड कहता है फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ द एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। वर्शिप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो ये आपके राइट्स है। किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं फंडामेंटल राइट पे? बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट क्या है? पार्ट पार्ट थर्ड, फंडामेंटल राइट की बात करें पार्ट थर्ड में आते हैं, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपके फंडामेंटल राइट की बात की गई। जहां आर्टिकल 32 जिसके तहत आप फंडामेंटल राइट का वायलेशन तथा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, वो खुद एक फंडामेंटल राइट है, तो वो उसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपके 6 टाइप के फंडामेंटल राइट होते हैं, हमने देख लेते हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लॉइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, और राइट टू फ्रीडम जो रिलीजियस रिलेटेड था, और ये दो आपके और राइट थे, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? कुछ फंडामेंटल राइट आपको केवल इंडियन सिटीजन्स को दिए गए, वो कौन से? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। ये केवल इंडियन सिटीजन, ओनली फॉर
इंडियन सिटीजन्स। बाकी आपके फॉरेनर को हैं, बाकी भी इंडियन सिटीजन्स को हैं, लेकिन ये केवल केवल इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं, बाकी किसी को नहीं दिए गए हैं। फॉरेनर को नहीं दिए हैं फंडामेंटल राइट, बाकी फॉरेनर को भी दिए गए हैं, विदेशियों को भी अधिकार है फंडामेंटल, वो भी जा सकते हैं कोर्ट। ठीक है, उनका अगर वायलेशन होता है किसी चीज का तो। ठीक है, बाकी फंडामेंटल राइट के बारे में क्या है, ये एक इंडिविजुअल वेलफेयर है, एक व्यक्तिगत विकास करते हैं ये, और डीपीएसपी किसका, एक कम्युनिटी का विकास करते हैं। ये नेचर में कैसे होते हैं, ये नेचर में नेगेटिव होते हैं, ये नेचर में नेगेटिव होते हैं, इनकी नेचर नेगेटिव होती है। तो चलिए, आज हमने 5 क्वेश्चन देखे, काफी अच्छे क्वेश्चन थे और काफी डायमेंशन से देखे उनको। और ये हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक है, यहाँ पे इस वीडियो की लिंक और आपको जो भी इसकी पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये हमारी इंस्टाग्राम चैनल आईडी है, यहाँ पे डेली बेसिस पे करंट न्यूज़ पढ़ती रहती हैं, तो ज्वाइन कर लीजिए, काफी बेनिफिट रहेगा। और हमारी एक टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल पे जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको एक 5 क्वेश्चन की सीरीज और चल रही है जो हमारी मॉर्निंग में आती है, जो ज्योग्राफी की सीरीज है, तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल है आपके लिए, तो उसको भी देख लीजिए। काफी एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, हम भी थोड़े मोटिवेट होते रहेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो चलिए, इसी नोट पे हम वीडियो को फिनिश करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।